नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान। और इसके पहले की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अध्याय 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको सॉल्व करवाए थे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और सॉल्व करना सीख गए होंगे, है ना। अब आगे की क्लास में मैंने कहा था आपको पढ़ाना जो बचा हुआ था वो था लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर, जो हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में लिखिए। 3 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से, और जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम ये देखेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि सारे क्वेश्चन जो भी आप पढ़ें, जो भी आप सॉल्व करें, वो किस तरीके से सॉल्व हों समझते हुए, है ना। क्योंकि रटना अलग बात है। हमें पता है कि सारे प्रश्न बैंक के क्वेश्चन के आंसर, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव आंसर तो क्या है, बुक के पीछे दिए हुए हैं। मतलब जो भी प्रश्न बैंक आपको अवेलेबल है उसके पीछे आपको आंसर मिल ही जाएंगे, है ना। पर मेरा ये मानना है कि आप जो भी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करते हैं उनको आप समझने की कोशिश करें। आंसर तो हमको मिल ही जाते हैं बेटा, है ना, पर उन आंसर को निकालने का जो तरीका है वो हमको आना चाहिए। क्योंकि स्पेशली जो रिएक्शन पोर्शन होता है वो रिएक्शन पोर्शन थोड़ी दिक्कत करता है बच्चों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मेरी भी कोशिश रहेगी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि रिएक्शन पोर्शन है और रिएक्शन पोर्शन में थोड़ा लिखने में दिक्कत जाती है जब भी हम स्क्रीन शेयर स्क्रीन वाले जो वीडियो बनाते हैं, तो आप कोशिश करें समझने की। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। समीकरण सहित समझाइए। अभिक्रिया हमारे पास है, फर्स्ट है रीमर-टीमन अभिक्रिया, सेकंड है कोल्बे अभिक्रिया और थर्ड है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो अभिक्रिया है रीमर-टीमन अभिक्रिया, और रीमर-टीमन अभिक्रिया हमने इसके पहली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करें, और याद है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों को, है ना। याद आई तो देखिए मैं बोलती हूँ फिर मैं रिएक्शन बताऊंगी। रिएक्शन क्या है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है तो आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है। आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है, जिसे हम कहते हैं रीमर-टीमन अभिक्रिया। ओके, अब अगर हम रिएक्शन की बात करें तो थोड़ा मैं रिएक्शन लिख के बता देती हूँ आपको। वैसे तो आपको बनती होगी, फिर भी मेरा काम है एक बार आपको समझाना। तो देखिए ये हमने क्या लिए, फिनॉल। ओके, ये क्या हो गया, फिनॉल। किसकी अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में CHCl3। फिर हमको क्या लेना है, क्षार। क्षार मतलब हमने क्या ले लिया, NaOH। ओके, और फिर हमको क्या बनाना है इस रिएक्शन में, हमको बनाना है आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। देखो ये फिनॉल है, इसमें यहाँ पे क्या है, OH तो लगा है ना, हमने यहाँ लगा दिया CHO, ये हो गया आर्थो। और अगर हमको पैरा बनाना है, देखिए आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे ना, तो यहाँ OH के साथ हम पैरा पोजीशन पे क्या लगा देते हैं, CHO। तो ये हो जाता है आर्थो व पैरा, है ना। तो ये अभिक्रिया जो है बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और प्लस H2O यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। NaCl निकलेगा। रिएक्शन आपके पास लिखी होगी, मेरा काम है समझाना आपको, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaCl। थोड़ा सा रिएक्शन लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। OH प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH, एरो क्या बनाना है हमको, यहाँ पे आ जाएगा OH, आर्थो मतलब CHO यहाँ लगा दें, फिर यहाँ पे आ जाएगा OH, पैरा मतलब CO यहाँ नीचे लगाएंगे आप, है ना, प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3NaCl H2O। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन लिख लेंगे। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रीमर-टीमन अभिक्रिया। ओके, नोट कर लिया आपने। यहाँ पे बैलेंस करेंगे 2H2 आ जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी हुई आपकी, रीमर-टीमन अभिक्रिया। ओके, नाउ सेकंड अभिक्रिया क्या है, कोल्बे अभिक्रिया। तो जो कोल्बे अभिक्रिया फिनॉल चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, तो ये फिनॉल की जो अभिक्रिया है ना, नॉर्मली कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया के नाम से भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जब सोडियम फिनॉक्साइड की जो अभिक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्बे से आप याद रखो किसकी अभिक्रिया है, CO2 की।
जब फिनॉल की अभिक्रिया CO2 के साथ की जाती है, CO2 के साथ की जाती है तो यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट बनता है और बाद में सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जिसे हम कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया, है ना। तो इस अभिक्रिया को भी मैं नोट करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए, नोट में नीचे कर रही हूँ, मेरे पास नीचे स्पेस है, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। इसमें किसकी अभिक्रिया है? वास्तव में ये सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया है। तो फिनॉल से बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे रहता है ONA, ठीक है। प्लस किसकी अभिक्रिया थी? CO2 की। CO2 की अभिक्रिया है तो यहाँ पर पहले बनता है, 2 स्टेप की अभिक्रिया मानी जाती है। यहाँ पर आ जाता है OH, यहाँ पर वो कहा COONA, इसको बोला जाता है सोडियम सैलिसिलेट। आप नाम लिख लेंगे, सोडियम सैलिसिलेट। और फिर ये अभिक्रिया आगे होती है, आगे अम्ल की प्रेजेंस में ये बनाता है सैलिसिलिक अम्ल। मैं नीचे लिख रही हूँ, आप अपने स्पेस में आगे लिख सकते हैं आपकी जगह। यहाँ पे आ जाता है OH और यहाँ आ जाता है COOH। तो ये होता है सैलिसिलिक अम्ल। ये जो है ना, ये क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। तो सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया उच्च दाब पर जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जो आगे जाके क्या बनाता है? सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया। ओके, नाउ जो थर्ड रिएक्शन है वो कौन सी है देख लेते हैं। जो थर्ड रिएक्शन है वो है विलियमसन संश्लेषण। क्या है? और विलियमसन संश्लेषण क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्लास में भी बता चुकी हूँ क्या है। तो हमने पढ़ा था, जब सोडियम एल्कोक्साइड है ना, ये क्या है? जब RX एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से होती है, RONA से, तो इस अभिक्रिया में क्या बनते हैं? ईथर बनते हैं। ईथर मीन्स क्या? ROR बनते हैं। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है ना, कि इसके द्वारा हम ईथर बनाते हैं। तो ये हमारी 3 रिएक्शन हुई और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है? समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। तो देखिए, प्रोपेनॉल का क्वथनांक, प्रोपेनॉल क्या है? अल्कोहल है। और मैंने आपसे कहा था कि जो अल्कोहल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण ये जल में विलय होते हैं और इनका क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। तो बस आप वही आंसर दे दें, ध्यान से सुनेंगे कि प्रोपेनॉल, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोपेनॉल है ना। प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। बस इतना ही आंसर पर्याप्त है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, क्यों? तो देखिए, फिर से लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। किसके कारण होते हैं? हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, है ना। अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ये दोनों ही शब्द अगर क्वथनांक से संबंधित हो तब भी आपको हाइड्रोजन बंध लिखना है, और यदि विलेयता से संबंधित हो तब भी आपको हाइड्रोजन बंध लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, मेथॉक्सीमेथेन का HI के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। देखिए, मेथॉक्सीमेथेन है तो अभिक्रिया क्या है मैं बता देती हूँ। नॉर्मली CH3O इसको कहते हैं मेथॉक्सीमेथेन। वास्तव में क्या है? डाईमेथिल ईथर, है ना। मेथॉक्सीमेथेन इसका IUPAC नाम है, ध्यान रखेंगे। इसकी अभिक्रिया HI से होती है, प्लस HI से है। तो HI से होगी तो यहाँ पर कहा जाता है ये बंध टूटता है। एक यहाँ पर बनता है CH3I और दूसरा यहाँ पर बनता है CH3OH, है ना। ये रिएक्शन है, आप पहले तो रिएक्शन लिख लें। तो ये मेथॉक्सीमेथेन इसको की अभिक्रिया जब HI से होती है तो मेथिल आयोडाइड और मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है? मेथिल आयोडाइड और मेथेनॉल बनता है। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है आपको मैंने क्लास में समझाई, आप उसके तहत इसको कर सकते हैं। पहले रिएक्शन ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या होता है जब एथेनॉल को 453 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? देखिए, अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखी है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है एथेनॉल का निर्जलीकरण, है ना। अभिक्रिया हमने पढ़े, ये क्या है? एथेनॉल का निर्जलीकरण। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल का निर्जलीकरण। और जो एल्कोहल का निर्जलीकरण है उसमें क्या बनता है? एल्कीन बनता है। लेकिन इसकी क्रियाविधि है जो आपको खुद से करनी होगी। मैं केवल अभी रिएक्शन बता देती हूँ और करना क्या है वो बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, एथेनॉल मतलब क्या हो गया? C2H5O
थोड़ा सा एथेनॉल मीन्स लिख लें C2H5OH, ये है एथेनॉल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? सांद्र H2SO4 से। तो यहाँ पे एरो के ऊपर आप लिख लें H2SO4। इसमें क्या होता है? निर्जलीकरण होता है ना। निर्जलीकरण हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? H2 है जल का अणु निकल रहा है ना। तो जो जल का अणु है वह कैसे निकलता है? तो यहाँ पे ये नॉर्मली हम लिख देते, रिएक्शन लिखना है तो हमने लिख दिया C2H4 + H2O। ये रिएक्शन तो ये है। लेकिन अब क्रियाविधि की जहाँ तक बात करता है तो थोड़ा सा मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। आप इसको बुक्स में देख सकते हैं जो भी नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पूरी अभिक्रिया है ये 3 स्टेप में पूरी होती है। 3 स्टेप में कहा जाता है। पहले स्टेप में प्रोटॉन का विलोपन होता है, मतलब अल्कोहल से जो होता है प्रोटॉन निकलता है। दूसरे पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और तीसरे पद में कार्बोकेटायन में से जो प्रोटॉन का विलोपन होता है और जिसके फलस्वरूप क्या बनती है? एल्कीन बनती है। इसको मैंने क्लास में समझाया है, मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगी, आप उसमें भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्रियाविधि आपको उससे मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अल्कोहल और फिनॉल में अंतर लिखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चे बिल्कुल रिएक्शन अटेम्प्ट नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या रहती है। ये हमने इस चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को अगर क्वेश्चन आ गया ना तो बिल्कुल बच्चा इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। फिर भी आपको तैयार तो रहना चाहिए ना। तो फिनॉल और अल्कोहल में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहला अंतर कि फिनॉल क्या है? अपन तो ये पढ़ें कि फिनॉल कैसा होता है? अम्लीय होता है, जबकि अल्कोहल उदासीन प्रकृति के होते हैं। जो फिनॉल होता है वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जबकि अल्कोहल है अल्कोक्साइड आयन बनाता है। अम्लीय होने के कारण फिनॉल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, जबकि अल्कोहल लिटमस के प्रति अल्कोहल कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। तो इस प्रकार ये 3 अंतर या 3 से 4 अंतर आप इसके तैयार कर ले। इजी क्वेश्चन रहता है और इजी वे में आपको नंबर मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे? देखिए, नॉर्मली बहुत सारे विभेद हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे एक बहुत सरल विभेद मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल आयोडोफॉर्म परीक्षण। ये वाला आप बिल्कुल पढ़ लें, है ना, कि आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा हम बता सकते हैं मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर। कि जो एथिल अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, जबकि जो मेथिल अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, है ना। ये बिल्कुल अंतर की बात हो रही है। तो यहाँ पर फिर और अंतर विभेद कैसे करेंगे? तो विभेद भी हमको रिएक्शन बतानी है ना। तो रिएक्शन में आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है इसकी वो लिखेंगे, है ना, कि जो अल्कोहल है वो क्या देता है? एथेनॉल, है ना। एथेनॉल कौन सा परीक्षण देता है? आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। आप ये लिख देंगे तो आपका वैसे ही आंसर जो है वो क्लियर हो जाता है ना। ये रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ क्या है। ठीक है, देखिए आप रिएक्शन नोट कर लें, है ना। विभेद बताना है। आयोडोफॉर्म क्या? पीले कलर का अवक्षेप मिलता है। देखिए रिएक्शन लिखेंगे क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, ये हो गया, प्लस इसमें आता है आयोडीन, प्लस इसमें आता है रिएक्शन में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, देखो अब हम क्या बोलेंगे? जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHI3, जो पीले रंग का आयोडोफॉर्म बनता है ना। पीले रंग का क्या बनता है? आयोडोफॉर्म बनता है। फिर सोडियम कार्बोनेट बनता है इसमें साथ में। रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना। एक मिनट, यहाँ पर आता है, देखो बैलेंस की बात है, 3 आई ना, तो यहाँ +3 NaCl H2O, है ना। ये सब आप बना लेंगे। तो मैं तो केवल ये बताना चाह रही हूँ कि आप क्या लिखेंगे? मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, जबकि एथिल अल्कोहल आयोडीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके पीले रंग का आयोडोफॉर्म बनाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में विभेद, ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन समीकरण सहित कीजिए। देखिए, मैं ओरल बता देती हूँ और इन दोनों के मैंने वीडियो आपको पहले ही भेज दिए हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
ऑक्सीकरण क्या है, बिल्कुल देखिए, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं जो आगे ऑक्सीकरण पे अम्ल बनाते हैं। द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण पे कीटोन बनाते हैं जो आगे ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाते हैं। और तृतीयक एल्कोहल सामान्यतः ऑक्सीकृत नहीं होते। इसकी पूरी डिटेल मैं लिंक के माध्यम से आपको बता दूंगी। विहाइड्रोजनीकरण क्या है, तो यहाँ पर कहा जाता है जब एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप पे होती है तो हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो अंतर बताना है तो क्या लिखेंगे, प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाते हैं, जबकि तृतीयक एल्कोहल एल्कीन बनाते हैं। और इन दोनों का ही क्या क्या ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण का जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, विकृतीकरण स्प्रिट क्या कहते हैं। विकृतीकृत स्प्रिट परिशुद्ध एल्कोहल और पावर एल्कोहल है ना। तो देखिए विकृतीकृत स्प्रिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकृतीकृत मतलब जिसको विकृत कर दिया जाए, कि एल्कोहल पीने योग्य, जो नॉर्मली एथिल एल्कोहल जिसका उपयोग किस में होता है, शराब के रूप में होता है, तो शराब के रूप में इसका अवैध उपयोग ना हो इसके कारण इसमें कुछ मात्रा में रेक्टिफाइड स्प्रिट में मेथनॉल और पिरिडीन जैसे विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे यह पीने योग्य नहीं रहता, उसे हम कहते हैं विकृतीकृत एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है, आप नोट कर सकते हैं, परिशोधित स्प्रिट जिसमें 95.5% एथेनॉल, 95.5% क्या है, एथेनॉल, और 4.5% जल होता है। इस दोनों के मिश्रण को कहा जाता है परिशुद्ध एल्कोहल, है ना, परिशुद्ध एल्कोहल। लिख लिए, 95.5% एथेनॉल एवं 4.5 जल के मिश्रण को कहा जाता है परिशुद्ध एल्कोहल। ओके, पावर एल्कोहल, जो पावर एल्कोहल होता है जिसका उपयोग है ना, एल्कोहल जिसका उपयोग नॉर्मली पावर शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल। नॉर्मली ये जो एथेनॉल है ना, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं जो हम मेथिलेटेड स्प्रिट है ना, स्प्रिट जिसका उपयोग हम क्यों करते हैं, जलाने के रूप में करते हैं ना, तो वही पावर एल्कोहल कहलाता है, कि मेथिलेट स्प्रिट के रूप में जो प्रयोग करते हैं हम एल्कोहल को, वो क्या होता है, पावर एल्कोहल। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिफिनॉल से आप निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो इसकी रिएक्शन बतानी पड़ेगी, और ये भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता चुकी हूँ क्लास में, पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ अभी आपको तुरंत के लिए। फिनॉल से आप निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, फिनॉल, ये फिनॉल मीन्स संरचना क्लियर। ये अब इससे हमको पहले 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है। तो देखिए एक एक करके तीनों रिएक्शन में साथ में बताती हूँ ना, मैं तो सूत्र बना रही हूँ, बाकी काम आपको ही करना। देखो ये फर्स्ट हुआ OH NO2, फिर यहाँ पे एक लगा दो NO2 और यहाँ पर भी लगा दो NO2, तो ये हो जाएगा बेटा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कैसे बनता है, तो कहा जाता है फिनॉल की अभिक्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से होती है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब क्या, HNO3 से होती है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है जिसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। ये पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है। जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या है, बेंजीन बनाना है। फिनॉल से क्या बनाना है, बेंजीन। इसको भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के समय सॉल्व किए हैं कि जब फिनॉल की अभिक्रिया, नोट भी करते जाएं, जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से होती है तो अपचयन के फलस्वरूप बेंजीन बनता है। ये बन गया बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, ये सेकेंड रिएक्शन हो गई, ठीक है। थर्ड क्या है देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन है ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्क्रीन शेयर लेने में दिक्कत गई है, इसलिए दिक्कत हो सकती है ना। ओके एक मिनट, यहाँ आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा पर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है आर्थो एवं पैराक्रिसॉल है, तो ये आर्थो एवं पैराक्रिसॉल कब बनता है, तो ध्यान रखें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ना, याद रखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब फिनॉल क्रिसॉल, इसके अलावा ये हैलोजनीकरण से भी बन सकता है। देख लेते हैं, देखो ये हुआ फिनॉल है ना, फिनॉल की अभिक्रिया हम क्रिसॉल बनाना है, क्रिसॉल बनाना है मतलब हमको क्या चाहिए, देखो कभी कभी इन रिएक्शन को ऐसा पढ़ते हैं हम, ये फिनॉल है, ठीक है,
OH आर्थो व पैरा, मतलब हमको इसकी आर्थो पोजीशन पे CH3 लाना है प्लस पैरा पोजीशन पे CH3 लाना है। ये है बेटा आर्थो और पैरा क्रिसॉल। ठीक है, पहले तो ये पता, ये है आर्थो और ये पैरा, हमको CH3 लाना है। तो हम CH3 कैसे लाएंगे? तो देखो ऐसे रिएक्शन बना देते हैं हम। जब फिनॉल की अभिक्रिया CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं तो जो Cl है ये हाइड्रोजन HCl बना लेता है, HCl बना लेता है और आर्थो व पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ जाता है ना। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये फ्रीडल क्राफ्ट, आप तो नोट कर लो ये कौन सी अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है जिसके द्वारा आर्थो व पैरा क्रिसॉल बनाए जाते हैं। रिएक्शन में लिखेंगे जब फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से होती है तो आर्थो व पैरा क्रिसॉल बनता है। ओके, विलियमसन संश्लेषण की अविरल ईथरीकरण विधि क्या है? अब देखिए विलियमसन संश्लेषण की अविरल ईथरीकरण विधि है और इसके पहले भी हमने पढ़े हैं ईथर बनाने की विधियां, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि अविरल ईथरीकरण में क्या अंतर है ना। तो जो अविरल ईथरीकरण होता है ना उसमें होता क्या है, हम जब एल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, जब हम पेन यूज़ कर रही हूँ, विलियमसन संश्लेषण अलग है और अविरल ईथरीकरण विधि अलग है ना। तो यहाँ पर कहा जाता है जब हम एल्कोहल मतलब एथेनॉल ले लें C2H5OH, एथेनॉल की अभिक्रिया हम H2SO4 से करते हैं तो इस अभिक्रिया में हमको ईथर मिलता है। इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि 2 स्टेप में होती है। जो पहला स्टेप है, इस स्टेप पे बनता है C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O, ये लिख ले आप, है ना पहले। और जो दूसरा स्टेप है उसमें कहा जाता है C2H5HSO4 प्लस ये वापस C2H5OH से क्रिया करता है ना। मतलब एक ये अणु हो गया और दूसरा ही, और ये बनाता है डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5 प्लस क्या बच गया H2SO4। इस रिएक्शन को कहा जाता है विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि। अब इस विधि को क्वेश्चन है, इसको यह अविरल क्या है, कारण बताइए। तो ध्यान से सुनेंगे। इस विधि का उपयोग हम प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए करते हैं और यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। पहले पद में एथेनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं, ठीक है, और ये बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरे पद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट वापस एल्कोहल से क्रिया करता है और क्या बनाता है, डाईएथिल ईथर बनाता है और वापस हमको क्या मिलता है, H2SO4 मिलता है। मतलब अभिक्रिया में हमको पुनः क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है अभिक्रिया में निरंतर उपयोग में आता है और निरंतर उपयोग में आता है, इस कारण इसको कहा जाता है, यह क्रम चलता रहता है, सतत चलता रहता है, इसलिए अविरल शब्द यूज होता है। अविरल मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल मिलते जाता है और एथेनॉल मिलाते जाते हैं हम और अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि। तो आप ये दोनों स्टेप नोट कर लें और आंसर लिखें, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है ना, क्यों हो जाता है, अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या है वास्तव में, वायु की उपस्थिति में फिनॉल कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का। तो सबसे पहले वायु की उपस्थिति होना मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक तो बिल्कुल सिंपल आंसर हम देते हैं ऑक्सीकरण के कारण, कि ऑक्सीकरण के कारण ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है, अगर हम देखें तो फिर से आप बना लें, फिनॉल अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी आंसर में। ये हो गया OH प्लस, इसकी अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में मतलब किससे हो रही है, O2 से हो रही है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बनाता है क्विनोन। क्विनोन का फॉर्मूला होता है क्विनोन, यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड O, ऊपर भी आ जाता है डबल बॉन्ड O, इसको कहा जाता है क्विनोन और यहाँ बनता है H2O। तो ये हो गया अभिक्रिया, है ना। अब आंसर क्या लिखेंगे, जब फिनॉल को वायु प्रकाश में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे ऑक्सीकरण पर कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो कहा जाता है इस अभिक्रिया में पहले क्विनोन बनता है
क्या बनता है? क्विनोन बनता है। और यही जो क्विनोन होता है वो फिनॉल के 2 अणुओं से संयोग करके फिनोक्विनोन बना लेता है। क्या बना लेता है? फिनोक्विनोन बना लेता है, जिसका रंग गुलाबी होता है। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने केवल एक स्टेप की अभिक्रिया बताई है, लिख लिया आपने। ये क्या हो गया? क्विनोन। ठीक है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्विनोन कैसा बनता है, मतलब फिनॉल का ऑक्सीकरण क्या है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ अल्कोहल चैप्टर और अल्कोहल चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए, मैंने कहा कि प्रश्न बैंक में हमको सबके आंसर मिल जाते हैं, सारे आंसर मिल जाते हैं, लेकिन हमको जो भी सॉल्व करना है समझते हुए सॉल्व करना है ना। आंसर ढूंढें, आप उसको समझने की कोशिश करें, और जब आप समझ जाएंगे तभी समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ाई की और क्या आपको समझ में आया। तो जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैंने बताई हूँ आप उसको समझते हुए सॉल्व करें, और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूँगी, उस लिंक से आप जाके उस टॉपिक्स को और अच्छे से समझें। थैंक यू।